कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यह वीडियो कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय में से अति महत्वपूर्ण बिंदुओं और उनके जो सूत्र हैं उन पर आधारित है। इसका पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 1 से 7 तक के अति महत्वपूर्ण बिंदु और सूत्र हमने पहले तैयार कर लिए थे। अगर आपने किसी कारण से वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और गणित परीक्षा से संबंधित बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर आप और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं। बहुत सारे पीडीएफ फाइल भी मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज करके सभी प्रकार के लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। चैनल में अगर आपने पहली बार कोई मेरी वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही और ज़्यादा अच्छे से वीडियो आपको और बना के डाल सकूं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने कक्षा 10वीं के सहपाठियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल वीडियो है ये, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अध्याय 8वें के बारे में, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय में से कुल 8 अंकों के प्रश्न आएंगे। 1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का, 1 अंक का एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, 2 अंकों का एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक टाइप का और एक 4 अंकों का प्रश्न आएगा निबंधात्मक टाइप का। इस तरह से ये 8 अंक बहुत ही काम की प्रश्नावली है। आपको सारे के सारे अंक अगर प्राप्त करने हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो इनसे रिलेटेड भी आपको मेरे इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक भी, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आगे हम इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिकोण अर्थात त्रिभुज की भुजाओं या कोणों की माप से संबंधित है। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा का नाम है जिसमें हम त्रिकोण अर्थात त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों की माप पर आधारित संक्रियाएं करते हैं। दूसरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं, कर्ण, आधार तथा लंब में से दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। आप सभी जानते हैं किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, और अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उन 3 भुजाओं के नाम भी होते हैं। एक भुजा कर्ण होती है, दूसरी आधार और तीसरी भुजा लंब होती है। इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो जो अनुपात प्राप्त होगा उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस तरह से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें प्राप्त होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है? 6। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हैं, इनको कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके सूत्र क्या हैं, आगे हम बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले आपको इस समकोण त्रिभुज में देखो, भुजाएं 3 होती है, कर्ण, लंब और आधार। इनका डिसाइड कैसे होता है? तो पहला पॉइंट है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा सदैव कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है, उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या नाम दिया जाता है? कर्ण। और ये किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। फिर उसके बाद जिस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो उसकी सम्मुख भुजा सदैव लंब होती है। यहाँ कोण ए थीटा लिखा हुआ है, इस थीटा कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात अगर ज्ञात कर रहे हैं तो इसका बिल्कुल सामने वाली जो भुजा है लंब कहलाती है, इसके सामने वाली भुजा। और जो तीसरी भुजा बच गई है उसको आधार कहा जाता है। अब कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, अगर उनको याद रखना है तो इसकी ट्रिक देखनी होगी। और ट्रिक क्या है? LAL बटा KKA, यानी लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का ये ट्रिक है। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और बीच में मैंने लिखा है साइन थीटा की वैल्यू होती है L बटा K। L का मान, L किसे कहते हैं? लंब को कहते हैं। K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। तो साइन थीटा का फार्मूला या साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात L बटा K यानी लंब बटा कर्ण से निकाला जाता है। कोस थीटा का मान A बटा K यानी आधार बटा कर्ण से प्राप्त होता है, जबकि टेन थीटा का मान L बटा A लंब बटा आधार से प्राप्त होता है। इसी तरह से बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोट थीटा का मान A बटा L होता है, सेक थीटा का मान K बटा A होता है, कर्ण बटा आधार,
और कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब होता है। ये आपको और ज़्यादा डिटेल में अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में मैंने लिखा है। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, जिसे लंब बटा कर्ण या एल बटा के कहा जाता है। इस ट्रिक से याद रख लो, एल बटा के। और दूसरा है कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण या ए बटा के। कोस थीटा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी एल बटा ए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से कोट थीटा का मान होता है आधार बटा लंब, और सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और इसकी एक ट्रिक है लाल बटा कक्का, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। और इसको याद रखने के बाद आपको इन 6 क्रम को याद रखना है। सबसे पहले साइन थीटा आता है, फिर कोस थीटा आता है, फिर उसके बाद टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्रम है। क्रम के आधार पे आप लाल बटा कक्का अगर याद रखते हो तो आराम से भूलोगे नहीं, कोई भी मान आप निकाल सकते हो। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में भी कुछ संबंध पाया जाता है। पहला संबंध है व्युत्क्रम कोण। व्युत्क्रम कोण कैसे निकाले जाते हैं, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक षटकोण बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस क्रम में लिख दिए। और बीच में ये विकर्ण खींचे गए हैं। तो एक विकर्ण ये वाला है, इस विकर्ण के दोनों तरफ देखो, एक तरफ साइन थीटा है, दूसरी तरफ कोसेक थीटा है। तो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम यानी एक दूसरे के उल्टे हैं ये। ऐसे ही कोस थीटा का उल्टा कौन होगा, सेक थीटा। टेन थीटा का व्युत्क्रम कौन होगा, कोट थीटा। तो यहाँ पर फार्मूले लिखे हैं, साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोसेक थीटा, और अगर इसका चेंज करेंगे कोसेक थीटा तो वो 1 बटा साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा बराबर आएगा 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर आएगा 1 बटा कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू 1 बटा टेन थीटा होती है। इन 6 फार्मूलों के अलावा 2 फार्मूले और हैं। एक है टेन थीटा, जिसे हम साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा को लिखते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा से। इसके बाद आगे है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कुल 3 होती है बच्चों। एक होती है सर्वसमीका फर्स्ट, फिर सर्वसमीका सेकंड और सर्वसमीका थर्ड। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि 4 अंकों के जो प्रश्न आएंगे वो सर्वसमीकाओं पर आधारित होंगे ज़्यादातर। तो उनको समझाने के लिए फिर से मैंने ये एक षटकोण बनाया है। यहाँ पर पहले की तरह ही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा लिखा है। बीच में मैंने एक लिखा है ताकि ये सर्वसमीकाएं आपको याद रहे। इनको याद करने का मेथड क्या होगा, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम किस तरह से, सबसे पहले यहाँ चलेंगे साइन थीटा और कोस थीटा। तो इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे इस दिशा में। तो आगे आ गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1, पहली सर्वसमीका। फिर यहाँ से अब आगे स्टार्ट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर किसके होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी सर्वसमीका होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ 1 से उल्टा चलते इस साइड में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरी सर्वसमीका हो गई। इस तरह से ये कुल 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। छोटे जो प्रश्न आएंगे वो इसी पर आधारित होंगे। विशेष कोण कौन कौन से होते हैं, विशेष कोण हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी कोणों पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के सारे मान अगर हमने निकालने हैं तो उसके लिए ये सारणी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सारणी को याद करने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
इनके मानों को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप इनको याद कर सकें, या फिर आप अपनी बुक में भी ये देख सकते हैं, सारणी बनी हुई है, वहां से भी आप इनको याद कर सकते हैं। आगे इसके बाद अगला अध्याय है 9वां, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये अध्याय भी त्रिकोणमिति पर आधारित है, जो 5 अंकों का अध्याय है। इसमें से 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न आएगा, 1 अंक के 2 छोटे प्रश्न आएंगे अति लघुतरात्मक टाइप के, और 2 अंक का एक बड़ा प्रश्न आएगा लघुतरात्मक टाइप का। तो इस तरह से ये 5 अंक कंप्लीट होते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। दृष्टि रेखा क्या होती है? किसी वस्तु को देखने के टाइम हमारी आंख के साथ वस्तु को मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसके लिए हमारी आंख के साथ जो रेखा बनती है वस्तु के साथ, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। यहां पर मैंने 2 अलग अलग स्थितियां बताई है। पहली, जब वस्तु आंख से ऊपर हो। आंख से अगर हम वस्तु देख रहे हैं, ऊपर की वस्तु ए को देख रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है हरे रंग वाली, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। और दूसरी स्थिति, जब वस्तु आंख से नीचे हो, तो ऊपर से कोई नीचे वस्तु देख रहे हैं वस्तु ए को, तो ये वाली जो हरे रंग वाली लाइन है इसको दृष्टि रेखा कहेंगे, ठीक है। इसके बाद उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण क्या होता है? इस प्रश्नावली का मुख्य पॉइंट है ये। उन्नयन कोण और अवनमन कोण 2 चीजें हैं ये। तो पहला उन्नयन कोण, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जब भी कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की तरफ हो तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए, आसमान में h ऊंचाई पर उड़ रही एक पतंग को देखते समय दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण। ये पतंग उड़ रही है आसमान में, इसको यहां से हम देख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि रेखा ये हो गई, ये वाली लाइन, और ये हो गई क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसे बोला जाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। और इसके बाद अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है। जब कोई वस्तु नीचे की तरफ हो तब ये अवनमन कोण बनता है। उदाहरण के लिए, एक इमारत के शिखर पर खड़े लड़के द्वारा इमारत के आधार की ओर आती कार को देखते समय कार व आंख के बीच की दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन अवनमन कोण। यहां पर इमारत के शिखर पर एक लड़का है, वो इस जगह पे कार है जो कि आधार की तरफ आ रही है, इस कार को देख रहा है, और इस कार को देखते टाइम ये वाली लाइन तो हो गई दृष्टि रेखा, और यहां पर क्षैतिज रेखा कौन सी होगी? ये वाली लाइन। इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है, इस कोण का नाम होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। और ये भी ध्यान रखना है, उन्नयन कोण व अवनमन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो यहां जो कोण होगा वही कोण यहां पर बनता है, ठीक है। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ओके। इसके बाद इस अध्याय में जो सूत्र प्रयुक्त होने हैं वो 3 ही सूत्र हैं। एक है साइन थीटा का मान, एक है कोस थीटा का मान, और एक है टेन थीटा का मान। जो हमने पिछले 8वें अध्याय में समझा था, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, लाल बटा कक्का इसकी ट्रिक है। इन तीनों ही सूत्र से आपको सारे सवाल हल करने को मिल जाएंगे इस चैप्टर में से, ओके। अब कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है इस अध्याय में से। वस्तु की ऊंचाई व उसकी छाया की लंबाई में अनुपात। वस्तु की कोई ऊंचाई होती है तो उसके साथ उसकी छाया भी बनेगी, तब क्या अनुपात होगा? अगर सूर्य का 49 कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री का 49 कोण है, तो उस स्थिति में छाया और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? 1/√3 होगा, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ऊंचाई और छाया, देखो यहाँ पर ये डायग्राम में 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पर ये छाया है, ये ऊंचाई है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये भुजा आधार। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, तो ऊंचाई बटा छाया बराबर tan 30 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा अभिष्ट अनुपात 1/√3। और जब 49 कोण थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो उस स्थिति में छाया और ऊंचाई के बीच में अनुपात होगा tan 45 के बराबर। tan 45 1 होता है, तो इसका मान अभिष्ट अनुपात आ जाएगा 1/1।
और जब सूर्य के 49 कोण का मान 60 डिग्री होगा तो उस समय ऊंचाई और छाया का अनुपात कैसे होगा? ऊंचाई बटा छाया होती है tan थीटा, tan 60 डिग्री का मान √3 और बटा में 1 लिखा, अभिष्ट अनुपात आ गया √3:1। ओके, आगे हम बात करेंगे अध्याय 10 जिसका नाम है वृत्त, और यह अध्याय 6 नंबरों का है। इस अध्याय में से 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न आएगा, 2 अंकों का एक लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न आएगा और 3 अंक का एक दीर्घुत्रात्मक टाइप का प्रश्न आएगा। सबसे पहले इस अध्याय में बात करते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी वृत्त पर खींची गई वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हो या प्रतिच्छेद करती हो, स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। चित्र में PQ वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। ये PQ क्या है? स्पर्श रेखा है, ये A बिंदु पर स्पर्श कर रही है। दूसरा बिंदु है इसमें स्पर्श बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है और उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। और इसमें यह भी ध्यान रखना, वृत्त तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु होता है। कई बार यह भी पूछा जाता है 1 नंबर में सवाल कि वृत्त तथा स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, क्या कहलाता है? तो स्पर्श बिंदु कहलाता है वो। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, पहला है इसमें वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर है अनंत। परिधि पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि का प्रत्येक बिंदु एक स्पर्श बिंदु होता है और उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये हो गया अनंत। दूसरा है इसमें वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर, वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु लेना है और उस बिंदु पर तो हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक आंसर आएगा इसका। अगला है इसमें वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, तो वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है उस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। P बिंदु से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु से, अभ्यंतर में मतलब अंदर कोई बिंदु है तो उससे कोई स्पर्श रेखा हम खींच नहीं सकते, 0 स्पर्श रेखाएं आएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहते हैं? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा हमेशा वृत्त को 2 बिंदुओं पर, जैसे A और B 2 बिंदुओं पर यह प्रतिच्छेद कर रही है। इसको यह भी याद रखना है कि छेदक रेखा वृत्त के अभ्यंतर से गुजरती है, वृत्त के अंदर से होकर गुजरती है ये। तो चित्र में AB एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या द्वारा अंतरित कोण एक समकोण होता है। स्पर्श बिंदु पर वृत्त की जो त्रिज्या कोण बनाएगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये AB वृत्त का व्यास है और इसके सिरे हैं A और B, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, PQ और RS। PQ जो स्पर्श रेखा बिंदु A से गुजर रही है और RS स्पर्श रेखा बिंदु B से गुजर रही है। अब यहाँ A और B बिंदु पर स्पर्श बिंदु होने के कारण 90 डिग्री के कोण बनेंगे और 90 डिग्री के कोण जब यहाँ पर बने तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं अपने आप ही क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, क्योंकि किसी रेखा के एक तरफ बने हुए कोण अगर 180 डिग्री है दोनों का योग, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो ये यहाँ पर एक दूसरे के समांतर हो गए, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अगला पॉइंट है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं आ रही है, दोनों स्पर्श रेखाएं PA तथा PB की लंबाइयां बराबर है। ओके, इसके बाद अगला बिंदु है इसमें किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है किसी बाह्य बिंदु से, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में ये जो कोण बनता है, ये कोण
स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये स्पर्श बिंदु हैं दोनों ए और बी, इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण का आपस में क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, संपूरक हो जाएंगे ये। अर्थात कोण एओबी और कोण एपीबी दोनों का योग 180 डिग्री। कारण क्योंकि दोनों संपूरक कोण हैं और दोनों संपूरक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, इसलिए इनका दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अगला पॉइंट है इसमें 9वां, किसी बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण तथा स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समद्विभाजन करती है। थोड़ा सा इसको 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है कि बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये क्या करती है, इस बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी के बीच बना कोण, इस वाले कोण का, तथा स्पर्श बिंदु ये दोनों ए और बी, इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण, कोण ए ओ बी, इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करती है ये वाली लाइन। यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर, ऊपर नीचे वाले। तो ओपी रेखा द्वारा कोण एओबी और कोण एपीबी का समद्विभाजन होता है। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो, कोण एओपी और कोण बीओपी, ये दोनों कोण इस पूरे कोण का आधा होगा, 1/2 हो जाएगा कोण एओबी, तथा इसी तरह से यहां पर बात करें तो कोण एपीओ तथा कोण बीपीओ, ये नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होगा, इस पूरे कोण का आधा। पूरा कोण कौन सा है, एपीबी, कोण एपीबी का आधा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, वृत्त के परिगत बने किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग सदैव बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसको सिद्ध करना कि किसी वृत्त के परिगत अगर कोई सम चतुर्भुज बना हुआ है तो उसकी सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। ए बी प्लस सी डी, इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, सी बी और ए डी के बराबर होगा, बी सी और ए डी के योग के बराबर होगा। अगला है इसमें, किसी वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। अगर कोई वृत्त है उसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एक सम चतुर्भुज बन जाएगा। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी बराबर होता है सी डी और बी सी बराबर ए डी, तब ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज बन जाएगा, अर्थात इसकी चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी आपस में बराबर होगी। ये भी याद रखना है, इसकी भी प्रमेय है। आगे है 12वां पॉइंट, किसी वृत्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है, 3 नंबर में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। भुजाएं ए बी और सी डी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का योग 180 डिग्री होगा। ए बी और सी डी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इन दोनों भुजाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोण एओबी और कोण सीओडी, एओबी सीओडी दोनों का योग 180 डिग्री। इसी तरह से जो बाकी 2 भुजाएं हैं बी सी और ए डी, ये दोनों भी सम्मुख भुजाएं हैं, इनके द्वारा भी केंद्र पर अंतरित किए गए कोण का योग 180 डिग्री होगा, अर्थात कोण बीओसी इस वाले कोण का योग एओडी के साथ, एओडी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे इसके बाद हमारे पास अगला है, इसमें 13वां टॉपिक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या, तीनों क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर आपको अज्ञात भुजा अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा, और ये ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए यानी लंब ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आधार ज्ञात करना होगा। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी,
तो हमें कर्ण ज्ञात करना होगा। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे इसके बाद अगला अध्याय है 11वां, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और ये 5 अंकों का अध्याय है। 5 अंक इसमें से आएंगे। 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न, 1 अंक का एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न, 1 अंक का एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न और एक आएगा 2 अंकों वाला लघुत्रात्मक प्रश्न। और ये 5 नंबर आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएंगे, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इस पूरे वृत्त को आप देख सकते हो कि इसका ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का आगे 1/2 लिख दो, आधे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। ए बिंदु से घूमकर वापस ए बिंदु तक आएंगे तो ये पूरी एक परिधि है। इस परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है? वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें रिक्त स्थान में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र डेश कहलाता है, तो आप उसमें क्या लिखोगे? त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड वृत्त के 2 प्रकार के त्रिज्यखंड होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। अब आप सपोज करो कि ये क्या था, एक पहला अपने आप में पूरा वृत्त था, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं के द्वारा ये चाप है, इस चाप के माध्यम से एक लघु त्रिज्यखंड बन गया, और ये बड़े वाला जो चाप है इस चाप से ये दीर्घ त्रिज्यखंड बन गया। तो 2 तरह के त्रिज्यखंड होते हैं, लघु छोटे वाला और दीर्घ बड़े वाला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बना हुआ है। जितना ये कोण होगा छोटा उतना ही त्रिज्यखंड छोटा होगा, और जितना कोण ये बड़ा होगा त्रिज्यखंड भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। इसको ऐसे समझ सकते हो कि पूरे वृत्त में से अगर इस वाले टुकड़े को अलग कर दें तो ये जो दूसरा टुकड़ा बचा दीर्घ त्रिज्यखंड बच गया, तो पाई आर स्क्वायर में से ये वाला फार्मूला माइनस हो गया। अगर दूसरी तरह से देखें, जैसे ये वाला फार्मूला बना है पाई आर स्क्वायर गुणा, क्योंकि कोण का मान यहाँ थीटा था इसलिए थीटा बटा 360 हो गया। जबकि इस वाले टुकड़े के लिए अगर देखा जाए तो ये कोण ये है यहां से लेकर ये वाला, और इस कोण की वैल्यू कितनी होगी? इस कोण की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इस कोण की वैल्यू हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, थीटा माइनस कर दो 360 में से, 360 में से थीटा कम हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये यहाँ पर इसीलिए पाई आर स्क्वायर गुणा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में 360, ये वाला फार्मूला लगा है। आगे इसके बाद इसमें से वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। तो किसी वृत्त के जीवा तथा संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा और संगत चाप, इसमें जीवा इंपॉर्टेंट है, जीवा और ये वाला जैसे चाप, ये वाला जीवा और ये वाला चाप, तो ये अंदर वाला ये वाला जो डार्क पार्ट दिख रहा है आपको छायांकित किया हुआ, ये वाला पार्ट क्या है? लघु त्रिज्यखंड है, और ऊपर जो बड़ा वाला दिख रहा है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसके 2 पार्ट हो गए, लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। ये किसका फार्मूला था बच्चों? त्रिज्यखंड का। तो लघु वृत्तखंड में भी त्रिज्यखंड काम में आता है, और माइनस में ये जो आपको दिख रहा है अलग से ये त्रिज्यखंड, ये वाला देखो, इसमें ये वाला पार्ट अलग करना पड़ेगा, ये वाला टुकड़ा यहाँ से अलग कर देंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। ये पूरा पहले एक त्रिज्यखंड है, उसमें से ये लाल कलर वाला टुकड़ा अगर अलग कर दें यानी माइनस कर दें इसमें से, तो लघु वृत्तखंड बचेगा, तो इसलिए यहाँ से माइनस किया हुआ है। इसी तरह से अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लो पहले। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। उसमें ये वाला जो टुकड़ा हमने यहाँ से अलग किया था वो यहाँ ऐड हुआ है, जुड़ा है, तो जोड़ दिया इसको अंदर। ठीक है, ये 2 फार्मूले हैं, इसको आप लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के फार्मूले याद कर लेना। आगे 7वां है घड़ी की सुइयों के द्वारा बनने वाले केंद्रीय कोण। घड़ी की सुइयां केंद्रीय कोण बनाती है, उसके लिए आपको मैंने यहाँ पर एक घड़ी बना के समझाई है। घड़ी में
कुल 12 घंटों के लिए 12 तक अंक लिखे होते हैं और बीच में अलग अलग डिवाइडेशन होता है 1 से लेकर 60 तक के। और ये क्या होते हैं, मिनट दिखाते हैं, मिनट या सेकंड बताते हैं। 12 के बाद में 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल 60 तक के अंक आपको दिख रहे होंगे। इन 60 अंकों से हमें 60 मिनट के बारे में जानकारी मिलती है, या ये पता लगता है कि इस पूरे वृत्त के 60 छोटे छोटे त्रिज्यखंड बने हुए हैं। अब अगर मिनट की सुई की बात करते हैं, मिनट की सुई 60 मिनट में एक घूर्णन पूरा करती है। मिनट की सुई यहाँ से चलते चलते पूरे 60 मिनट बाद यहाँ पहुंच जाएगी वापस, यानी 60 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा, 360 में 60 का भाग दे दो, 6 डिग्री का। तो ये याद रखना है, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है घंटे की सुई के द्वारा। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण, 1 घंटे में 360 डिग्री बटा 12 यानी 30 डिग्री का कोण। और अगर 1 मिनट में निकालना हो तो फिर से हम देखेंगे 30 डिग्री 1 घंटे में बनता है, यानी 60 मिनट में 30 बटा 60 करेंगे तो 1 बटा 2 डिग्री, यानी आधा डिग्री का कोण घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में बनाती है। आगे इसके बाद 12वां अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, जो कि 6 अंकों की प्रश्नावली है। बोर्ड एग्जाम में ये भी काफ़ी अच्छी प्रश्नावली है। फार्मूले इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न है, 1 अंक का एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, 1 अंक के 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न है और 2 अंक का एक लघुतरात्मक प्रश्न है। इस तरह से ये 6 अंक है। आइए इनके डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको घन या क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। घन क्या होता है, 6 वर्गाकार फलकों को जोड़ने पर बनी त्रिविमीय आकृति घन कहलाती है। 6 वर्गाकार फलकों को अगर हम जोड़ते हैं तो उनसे जो त्रिविमीय आकृति बनेगी उसे घन कहते हैं। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, किसी भी घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, जिसे घन की भुजा ए कहा जाता है। घन की भुजा ए से लिखा जाता है इसे, ठीक है। तो चारों तरफ इसके मैंने लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। अब इसके 5 फार्मूले हैं, याद करने हैं आपको। घन के किसी एक फलक का क्षेत्रफल, कोई एक फलक ले लो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, प्रत्येक फलक एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर। घन के 4 पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल, कोई 4 फलक पार्श्व फलक है जो उनका क्षेत्रफल निकालना है तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। वो घन के 6 फलक हैं तो 6 के 6 फलक वर्ग हैं तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसी तरह से अगर घन का आयतन निकालना है तो उसका फार्मूला भुजा की पावर 3 है। इसको आप भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हो। और घन के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई, हालांकि इस पर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, घन का सबसे बड़ा विकर्ण √3 गुना भुजा होता है। और ये होता क्या है, इस कोने से इस कोने के बीच में अगर कोई सबसे बड़ी लोहे की रोड रखी जाती है, लोहे की कोई छड़ रखी जाती है, तो उसकी जो लंबाई होगी उसको बोलेंगे घन का सबसे बड़ा विकर्ण, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी आकृति आती है घनाभ यानी क्यूबॉइड। घन में तो 6 वर्गाकार फलक थे, घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। इनसे घिरी हुई आकृति घनाभ कहलाती है। किसी घनाभ की 3 विमाएं होती है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, L, B और H। इसके भी कुछ फार्मूले हैं। घनाभाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई, घनाभाकार कमरे की छत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों बराबर ही होते हैं। घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हो गया आयत का परिमाप और गुणा में इसकी ऊंचाई, ठीक है। आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई, घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ये। फिर है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। फार्मूला आप याद कर लेना। फिर है लास्ट इसका घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों भुजाओं या तीनों विमाओं का गुणा कर दीजिए। अगली आकृति है बेलन या सिलेंडर। इसमें किसी बेलन के 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक उसका वृत्ताकार पृष्ठ और दूसरा वक्राकार पृष्ठ। डायग्राम से भी देखिए आप, बेलन में 2 विमाएं हैं, एक उसकी ऊंचाई और दूसरी त्रिज्या। त्रिज्या और ऊंचाई 2 चीजें मापी जाती है। अब ये जो घुमावदार पृष्ठ है इसको बोलते हैं
वक्राकार पृष्ठ, और ऊपर और नीचे के जो वृत्ताकार दिख रहे हैं आपको ढक्कन नुमा शेप, तो इसको बोला जाता है वृत्ताकार पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन के वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 है ना, तो एक का तो होगा पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का जोड़ करेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर कॉमन लेने के बाद, फिर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शंकु यानी कि कोण, जिसकी तीन तरह की विमाएं होती है। शंकु की विमाएं हैं, उसकी त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l। डायग्राम से देखिए, ये इसकी त्रिज्या शंकु की, ये इसकी ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई l। ठीक है, इस डायग्राम से आप भलीभांति परिचित होंगे। इसका फार्मूले देख लीजिए। पहला है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। फिर है शंकु के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये जो नीचे वाला पृष्ठ है ये वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। फिर है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन दोनों का योग पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई आर कॉमन, एल प्लस आर ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 गुणा में बेलन का आयतन, 1/3 गुणा बेलन का आयतन होता है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इन तीनों विमाओं में से हमें 2 ही विमाएं पता होती है, एल और आर पता है, या आर और एच पता है, या एल और एच पता है, तीसरी विमा ज्ञात नहीं है, जबकि हम जो सूत्र लगा रहे हैं उसमें तीसरी विमा यूज हो रही है। तो उस स्थिति में हमें एल, एच और आर तीनों में एक संबंध है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका उपयोग करके अज्ञात भुजा को ज्ञात करना होता है। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री के कोण के कारण ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका कर्ण ये है, ये आधार है, ये लंब है। तो कर्ण स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर का योग, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। इसके बाद आता है गोला। गोला क्या होता है? स्फीयर कहते हैं इसे। किसी गोले की केवल एक ही विमा होती है, उसकी त्रिज्या आर। गोले की आकृति आपको दिख रही होगी, इसकी एक ही विमा होती है, इसकी त्रिज्या। और गोले के लिए 2 फार्मूले हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 2 फार्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए ये दोनों फार्मूले। आगे है अर्धगोले यानी कि हेमिस्फीयर के बारे में। अर्धगोले की शेप कुछ इस तरह से होती है, और अर्धगोला अगर ठोस है तो अर्धगोले के अंदर हमें उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला 1 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का योग 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूले गोले और अर्धगोले से रिलेटेड आपको याद करने हैं। अगर गोला खोखला है तो उसका वक्राकार पृष्ठ तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा और वृत्ताकार पृष्ठ उसमें नहीं होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अर्धगोला खोखला है तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, ये याद रखना है। इसके बाद अगला अध्याय है 13वां सांख्यिकी, जो कि 13 अंकों की चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। पहला तो आएगा 1 अंक वाले 2 वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न, 1 अंक वाले 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न, 2 अंकों वाला एक लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न, 3 अंक वाला एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, 4 अंक वाला एक निबंधात्मक प्रश्न। तो इस तरह से कुल 13 अंकों के इस चैप्टर में से प्रश्न आने हैं, और इनसे रिलेटेड बेसिक चीजें आपको यहाँ पर मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहला है माध्य। माध्य आपको पता होगा, आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, श्रेणीबद्ध और वर्गीकृत आंकड़े। तो व्यक्तिगत आंकड़े अगर निकालने हो, अगर दे रखे हो, तो उनका माध्य क्या होता है? माध्य होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी सिग्मा x बटा n। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, प्राप्तांक दे रखे हैं 4, 6, 3, 1, 9, 2, 7, 5, 4, 1 और इनका माध्य। तो इन सारों का मानों का योग कर दिया और इसके बटा में टोटल ये आंकड़ों की संख्या 10 है तो बटा में 10 लिख दिया। सबका योग किया 42 आया और बटा में 10, 42 में 10 का भाग देंगे तो 4.2 आ गया, इसका माध्य है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं होती है 0 से स्टार्ट,
0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 संख्याएं कंप्लीट हो गई। इनका जोड़ और बटा में टोटल 5, तो 10/5 आ जाएगा। इनका जोड़ 10 है, बटा में 5, तो 2 उत्तर आ गया। इसी तरह से कुछ और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य। 6 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर 6 तक की नंबरिंग लगाकर उसका जोड़ करके 6 से भाग देना है। तो जोड़ करा 21 आया, 21 में 6 का भाग दिया, 3.5 आ गया। ऐसे ही प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 और उसमें 5 का भाग देंगे। जोड़ करने पे 25, 25 में 5 का भाग दिया, 5 आ गया। अब आपको ये एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्य को औसत तथा समांतर माध्य भी कहा जाता है। तो कई बार औसत लिखा मिल जाए, समांतर माध्य भी लिखा मिल जाए, तब भी आपको ये समझना है कि माध्य की बात हो रही है। दूसरे टाइप के आंकड़े होते हैं श्रेणीबद्ध आंकड़े, और श्रेणीबद्ध आंकड़ों में कुछ हमें चर दिए होते हैं और उनकी बारंबारताएं सारणी के रूप में दे रखी होती है। तो चरों को एक तरफ लिखना है इस तरह से, फिर दूसरे नंबर पे बारंबारताएं लिखनी है, और तीसरे नंबर पे इनका आपस में कैलकुलेशन करके गुणा कर देना है। 1 का 3 से गुणा 3, 2 का 7 से 14, 3 का 8 से गुणा 24, 4 का 3 से गुणा 12, 5 का 2 से गुणा 10। इनका जोड़ करोगे, फार्मूला लगाओगे माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और श्रेणीबद्ध आंकड़ों का जो माध्य निकालते हैं, इसके सूत्र को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। सिग्मा एफ और एक्स का जो मल्टीप्लाई होता है ना, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं बाद में जोड़, तो इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। जोड़ किया 63 आया, 20 का भाग देना है, क्योंकि टोटल इनका बारंबारताओं का योग 20 है, तो 20 का भाग दे देंगे, 3.15 इसका आंसर आ गया। आगे तीसरे टाइप के वर्गीकृत आंकड़े, जो आपकी बुक में काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं इनको सोल्व नहीं करवाऊंगा। वर्ग अंतराल और बारंबारताएं आपको मिलेगी इसमें, और इनका माध्य ज्ञात करने के 3 फार्मूले हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि जो हमने पिछले सवाल में की थी, दूसरा इसमें कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये फार्मूला काम में आता है। और तीसरा पग विचलन विधि, जिसमें हम फार्मूला लगाते हैं a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। ये 3 फार्मूले हैं माध्य ज्ञात करने के। आप कोई भी एक फार्मूला लगाकर सवाल को कर सकते हो, लेकिन हमें फार्मूला वो लगाना चाहिए या माध्य उस विधि से करना चाहिए जिसमें कैलकुलेशन सबसे आसान हो। ठीक है। अब अगला टॉपिक है बहुलक। बहुलक, व्यक्तिगत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक होता क्या है, तो व्यक्तिगत आंकड़ों का बहुलक वह चर होता है जो सबसे अधिक बार आया है। आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार होता है ना, उसी को बहुलक कहते हैं। ये आंकड़े दे रखे हैं हमें काफी सारे, इन आंकड़ों में 4 सबसे अधिक बार आया है। सारे आंकड़ों को देखोगे तो 4 सबसे ज्यादा बार आया है, अतः इन आंकड़ों का बहुलक 4 है। तो व्यक्तिगत आंकड़ों का बहुलक निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सारे आंकड़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सारे आंकड़ों में से काउंट करोगे कौन सबसे ज्यादा बार आया है, वही हमारा बहुलक होगा। दूसरे टाइप के आंकड़े हैं श्रेणीबद्ध आंकड़े। श्रेणीबद्ध आंकड़े का जो क्वेश्चन है वो तो और भी आसान है। श्रेणीबद्ध आंकड़ों का बहुलक वह चर होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो आपको सारणी देखनी है और बारंबारताएं देखनी है। मेन बात इसमें बारंबारताओं में सबसे बड़ा मान, जैसे यहाँ पे 18 है, तो 18 के संगत जो चर है वही हमारा बहुलक है। तो नीचे लाइन लिखेंगे, संगत सबसे बड़ी बारंबारता 18 है, तो संगत चर 7 है, तो बहुलक भी 7 ही होगा। तीसरे टाइप के हैं वर्गीकृत आंकड़े। इनका बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि बारंबारताएं दे रखी है और बहुलक वर्ग अंतराल भी दे रखे हैं। तो इनमें से आपको इस तरह के क्वेश्चन तो बुक में दिए हुए हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला लगता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। बहुलक के फार्मूले में ये सारी चीजें क्या है, तो यहाँ मैंने एक एक करके समझाया है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता। और बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 ही क्यों है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसे कहते हैं F1, सबसे बड़ी बारंबारता है उसे। और F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग से ऊपरी वर्ग की सीमा, बहुलक वर्ग से जो ऊपर वाला वर्ग होगा उसकी सीमा क्या, उसकी बारंबारता सॉरी। और F2 है बहुलक वर्ग से निम्न वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से जो नीचे वाला वर्ग होगा। तो यहां से अगर देखें तो ये 23 तो है बहुलक वर्ग F1, इससे ऊपर वाला ये होगा, जब सारणी हम ऐसे खड़ी बनाएंगे तो ये ऊपर वाला होगा, तो ये F0, और इससे नीचे होगा F2 9। और L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग जो सबसे अधिक बारंबारता है उसके ऊपर वाला जो ये बहुलक वर्ग है,
इसकी निम्न सीमा यानी 10 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी L का मान। और H क्या है? बहुलक वर्ग की वर्ग माप। वर्ग माप होता है इन दोनों के बीच का अंतर, 10 और 15 का अंतर 5 होता है, तो वर्ग माप इसकी 5 होगी। तीसरे टॉपिक के बारे में बात करें तो तीसरा टॉपिक है माध्यक। माध्यक में व्यक्तिगत आंकड़ों का अगर माध्यक ज्ञात करना हो तो पहला हमें काम करना होगा, इसमें सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। कौन से क्रम में व्यवस्थित करना होता है? या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। यदि इसके व्यवस्थित करने के बाद यदि कुल आंकड़ों की संख्या n विषम है, आंकड़े 5 आंकड़े दिए हुए हैं, 11 दिए हुए हैं, 21 दिए हुए हैं, 13 आंकड़े दिए हुए हैं, 7 आंकड़े दिए हुए हैं, अगर ऐसे आंकड़े आ जाते हैं तो माध्यक कैसे निकाला जाएगा? आंकड़ों की संख्या n प्लस 1/2, जैसे 11 आंकड़े हैं तो 11 प्लस 1 12, 12/2 6, तो 6वां पद आंसर हो जाएगा जब ये आंकड़े विषम हैं तो। और यदि आंकड़ों की संख्या n सम है, अगर आंकड़े सम आ जाते हैं, 10 आंकड़े आ गए, 12 आ गए, 13 14 आ गए, 8 आंकड़े आ गए, तो उस स्थिति में माध्यक क्या होगा? सम आंकड़े हैं तो n/2वां पद, आंकड़े जितने भी हैं उनमें 2 का भाग दे दो, n/2वां पद प्लस n/2 के जस्ट आगे वाला पद यानी n/2 प्लस 1वां पद, n/2 करके जो आंसर आया उससे जस्ट आगे वाला पद, दोनों पदों का मान लिख के 2 से भाग देना है इस स्थिति में जब आंकड़े सम है तो। उदाहरण के लिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, 4 3 2 9 8 1 5 4 2 0 9, इनका माध्यक ज्ञात करना हो तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, छोटे से बड़े के क्रम में। ये आंकड़े आरोही क्रम में हमने लिख लिए। कुल पदों की संख्या यहाँ 11 है, अतः माध्यक क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2वां पद। 11 आंकड़े विषम होते हैं तो ये n प्लस 1/2वां पद आएगा। 11 प्लस 1/2वां पद, 11 प्लस 1 12, 12/2 6वां पद, तो इनमें से 6वां पद 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे 4 है तो इसका माध्यक 4 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिया है मैंने, यही इस तरह से आंकड़े दे रखे हैं और इनका माध्यक निकालना है, तो यहाँ पर भी आरोही क्रम में लिखना है आंकड़ों को। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, कुल पदों की संख्या यहाँ पर काउंट करेंगे तो 12 आएंगे, और अगर 12 आंकड़े आ गए तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी n/2 के जस्ट बाद में आने वाला पद, n/2 12/2, 12/2 यानी कि 6वां पद, और 12/2 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7वां पद। 6वां पद और 7वां पद दोनों का योग करके 2 से भाग देना है, जबकि अपने यहाँ पर देखते हैं तो 6वां और 7वां दोनों पद 4 4 आए हैं, छठा पद भी 4, 7वां भी 4, तो 4 प्लस 4/2 8/2 यानी 4 आंसर आ गया। ओके, दूसरे टाइप के हैं इसमें श्रेणीबद्ध आंकड़े। श्रेणीबद्ध आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालना है? श्रेणीबद्ध आंकड़े आपको पता ही है, इस तरह से सारणी दे रखी होगी, हमें इसमें संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारताओं का योग होता है, 8 के सामने 8, 8 में ये 13 जोड़ दिए 21, 21 और 18 का जोड़ 39, 12 और 39 का जोड़ 51, 51 में 9 जोड़ दिए 60, तो n का मान 60 आ गया। इतना काम कर लेने के बाद फिर आपको n/2 निकालना है, तो जो कि 30 आ गया। अब 30 से ठीक बड़ी CF 39 है, 30 से बड़ी CF इसमें कौन सी है? 39, तो ये आ जाएगा। फिर है संगत चर का मान 7, 39 के संगत कौन है? 7 है, अतः माध्यक भी कितना होगा? 7 ही होगा। ओके, इसके बाद आगे हमारा अगला टॉपिक है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़े, ये क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं। वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारताएं और हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं। माध्यक ज्ञात करने का फार्मूला है इसका L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इसकी टेबल बनानी है संचयी बारंबारता वाली, वो बनाने के बाद आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर हमें ये 4-5 मान है वो निकालने हैं। एक तो इसमें n/2 क्या होता है? कुल आंकड़ों का आधा, जो टोटल आंकड़े हैं उनका आधा। CF क्या होता है? माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ऊपर में जो वर्ग हुआ, जो माध्यक वर्ग हम सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F क्या होगा? माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है? माध्यक वर्ग की वर्ग माप यानी अंतराल। और इसमें एक L लिखना रह गया, L क्या होगा? माध्यक वर्ग। ठीक है,
अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको और समझनी है इसमें से। क्या क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है वर्गीकृत आंकड़ों में किसी वर्ग के लिए निम्न सीमा क्या होती है? निम्न सीमा होती है वर्ग का छोटे वाला मान। जो भी छोटा मान होगा उसको बोलेंगे निम्न सीमा। उदाहरण के लिए 15 से 25 की निम्न सीमा 15 है। ऊपरी सीमा क्या होती है? वर्ग का बड़ा मान। जैसे 40 से 50 की ऊपरी सीमा 50 है, तो बड़े वाले मान को तो बोलते हैं ऊपरी सीमा, छोटे वाले मान को बोलते हैं निम्न सीमा। फिर अगला टॉपिक है इसमें वर्ग चिन्ह या मध्यमान। वर्ग चिन्ह या मध्यमान बीच में आने वाला मान, और इसके लिए निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों का जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। ठीक है, ये मध्यमान निकालने का मेथड है। उदाहरण के लिए 30 व 40 के वर्ग का वर्ग चिन्ह क्या आएगा? 30 + 40 / 2, 70/2 35 आ जाएगा। ओके। इसके बाद वर्ग माप क्या होती है? ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर दो तो वर्ग माप आ जाएगी। वर्ग माप ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को माइनस। वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं इसे, अंतर भी कह सकते हैं। तो 15 और 25 का वर्ग माप क्या होगा? 25 - 15 10 आंसर होगा। ओके। इस तरह से अध्याय 13 से संबंधित जो सांख्यिकी वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम अध्याय 14 प्रायिकता को देख लेते हैं। प्रायिकता में से 4 अंकों के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 1 अंक वाला एक वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न आएगा, 1 अंक का एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा, और 2 अंक का एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा। 4 अंकों के ये प्रश्न हैं प्रायिकता से संबंधित, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आसान से क्वेश्चन है और आप आराम से इनके आंसर दे सकते हो। इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के घटित होने अथवा घटित न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। कोई भी घटना है उसके घटित होने अथवा घटित न होने की प्रायिकता को की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मान घटना के पक्ष में संभव परिणामों यानी अनुकूल परिणामों तथा प्रयोग के सभी संभव परिणामों यानी कि कुल परिणामों पर निर्भर करता है। प्रायिकता को P से लिखते हैं। PE क्या होती है? घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल संभव परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों का जो अनुपात होगा उसे हम प्रायिकता कहेंगे। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक तथा 1 से बड़ा नहीं होता। ना तो कभी प्रायिकता का मान माइनस में आता है, ऋणात्मक होता है, ना ही 1 से बड़ा होता है, याद रखना। फिर है इसमें प्रायिकता से संबंधित कुछ बातें। प्रायिकता का परिसर अगर पूछा जाए तो ये बताओगे प्रायिकता का परिसर होता है PE का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। प्रायिकता की सीमा सेम यही बात लिखोगे, प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर या 1 से छोटी या उसके बराबर होता है। इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता को भिन्न दशमलव अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भिन्न दशमलव और प्रतिशत के रूप में हम प्रायिकता को लिख सकते हैं। आगे इसके बाद एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। इसके बाद अगला टॉपिक है किसी घटना की प्रायिकता तथा उसकी पूरक घटना की प्रायिकता। पूरक घटना की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है, अर्थात PE और PE नहीं दोनों का मान 1 होता है जोड़ करने पर। और PE प्लस इसे PE बार के रूप में लिख सकते हैं नहीं वाले को, तो ये भी 1 होती है। एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। और अगला है इसमें प्रायिकताओं का मान, प्रायिकता का मान 0 से अधिक या इसके बराबर तथा 1 से छोटा या इसके बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, वो कौन कौन से प्रश्न होते हैं? प्रायिकता आधारित प्रश्नों में सबसे पहला प्रकार है थैले, बक्से, पिगी बैंक तथा समूह पर आधारित प्रश्न। दूसरे टाइप के प्रश्न होते हैं सिक्के की 1, 2 या 3 उछाल पर आधारित प्रश्न। फिर है पासे वाले सवाल। पासे वाले सवाल 1 और 2 फेंक पर आधारित प्रश्न होते हैं। पासे को एक बार उछालना, एक बार फेंकना या 2 बार फेंकना। फिर इसके बाद ताश के 52 पत्तों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इन चारों के बारे में अपने थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले थैले, बक्से और पिगी बैंक पर आधारित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें आपको याद रखना है कि इस प्रकार के प्रायिकता प्रश्नों में घटना या प्रयोग के अनुसार अलग अलग परिणामों को लिखकर उनका योग करना होता है। इसके उपरांत वांछित घटना के अनुकूल परिणाम ज्ञात कर
प्रायिकता सूत्र की सहायता से प्रायिकता ज्ञात करते हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, ये आराम से बता सकते हो। दूसरा है सिक्के की 1 और 2 उछाल पर और 3 उछाल पर आधारित प्रश्न। जब सिक्का एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम 2 होते हैं, हेड और टेल। एक सिक्के की 2 ही साइड होती है, हेड और टेल। सिक्का जब 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या 2 गुणा 2 4 हो जाती है। ये दोनों बार हेड या दोनों बार टेल, पहली बारी हेड दूसरी बारी टेल और पहली बारी टेल दूसरी बारी हेड। चित या पट कह सकते हैं इसे। एच और टी को, एच को बोला जाता है चित, टी को बोला जाता है पट। सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो इसके कुल परिणाम 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। ये 8 परिणाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। इनसे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आपको उन सारों का अभ्यास अलग अलग करना है। इनका अभ्यास करने के लिए मैं आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनकी बुकलेट से जो संबंधित लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों का। आगे है इसके बाद पासे की 1 और 2 फेंक पर आधारित प्रश्न। पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो उसके कुल 6 परिणाम होते हैं। पासे के बारे में आप सभी जानते ही हैं, ये वाले हैं टोटल 6 परिणाम। पासे को जब 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणामों की संख्या 6 गुणा 6 36 आ जाती है, और ये 36 परिणाम है। इनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पासे पे प्राप्त अंकों का योग, पासे के अंक कौन कौन से हैं, समान अंक हैं या अलग अलग अंक हैं, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न आप तैयार कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ताश वाले सवाल, ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं तो परिणामों की संख्या 52 होती है। ताश के 52 पत्तों में से 26 पत्ते तो लाल होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। लाल पत्तों में 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के होते हैं। अब काले पत्तों में भी देखिए 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते चिड़िया के होते हैं। तो 26 पत्ते काले थे, उनकी 2 ढेरियां, 26 पत्ते लाल है, उनकी भी 2 ढेरियां। अब ये 13 पत्ते पान के हैं, ये कौन से हैं? पहला पत्ता किसी भी ताश का इक्का होता है, यानी कि किसी भी ताश का पहला पत्ता, कोई भी एक कलर का पत्ता भी इक्का ही होता है। देखा जाए तो पान का भी एक इक्का है, ईंट का भी एक इक्का है, हुकुम का भी इक्का है, चिड़िया का भी इक्का है। काले रंग के इक्के देखे जाएं तो 2 हैं, लाल रंग के भी इक्कों की संख्या 2 है। अंक वाले पत्ते, अंक वाले कार्ड को बोला जाता है अंक कार्ड या नंबर कार्ड। ये 2 से लेकर 10 तक होते हैं, इन पे नंबर लिखे होते हैं, गिनती लिखी होती है, ठीक है। इन पत्तों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 पत्ते अंक वाले होते हैं किसी एक ढेरी में। तो यहाँ पर भी 9 पत्ते, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 अंक वाले पत्ते। फेस कार्ड जिनके ऊपर फोटो बनी होती है, जे, क्यू और के। जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग। यानी कि जे फॉर जैक का मतलब नौकर, क्यू फॉर क्वीन रानी और के फॉर किंग राजा। इसको गुलाम बेगम बादशाह भी कहते हैं। तो पान के 3 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं, ईंट के भी 3 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं, और हुकुम के 3 पत्ते फेस कार्ड, चिड़िया के भी 3 पत्ते फेस कार्ड। काले रंग के फेस कार्ड, ये टोटल काले रंग के 6 फेस कार्ड है। ऐसे ही 6 ही फेस कार्ड लाल रंग के हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने मोटा मोटा इसमें से बताया आपको, ताश के पत्तों से संबंधित कुछ बातें। और इसके साथ ही हमारा यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके मेरा प्रोत्साहन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।